हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर, योर जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज हमारे साथ में एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है जिनका नाम है ज्योति, और वो बेसिकली दिल्ली से है और उन्होंने B2 लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है अभी रिसेंटली। और वो एज ए नर्स हैं और उनके पास में 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ये एक डाउट करते हैं ना कि सर हमसे जर्मन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो ये इनकी जो पर्सनैलिटी है वो मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है। आप खुद समझ सकते हो कि 46 की एज पे अपनी फैमिली लाइफ को भी मैनेज करना, अपने जॉब को भी मैनेज करना और साथ में जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ज्योति मैम के साथ में, जो अपनी पूरी ओवरऑल जो जर्नी है उनकी A1 से लेके B2 तक की, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कैसे उन्होंने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया उसके बारे में भी वो सारा आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हम ये चीज़ें सक्सेसफुली कर सकते हैं। जहां 25-30 एज के जो स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पे नर्सिंग करके जर्मनी जाना चाहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज के साथ में भी और उनकी पर्सनल लाइफ में भी। तो आप खुद सोचिए कि एक इतनी बड़ी एज पे आने के बाद में भी इन्होंने एक डेयर किया कि जर्मनी जाना है। इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला और अभी आप सभी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने वाले हो, स्पेशली जो नर्सिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं। क्योंकि हाउस बिल्डिंग में तो क्या एक पर्टिकुलर एज के क्राइटेरिया है, 35 तक ही आप जा सकते हो, बट बहुत से स्टूडेंट्स का एक डाउट भी रहता है कि क्या हम 40-45 के बाद। तो देखो, अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि आपके पास जो 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपने वर्क किया है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ज्योति, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली, आप कहाँ से हो बेसिकली एंड ऑल। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ज्योति है उन्होंने जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ली थी। यस ज्योति। अभी मैं फरीदाबाद में हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली में मेरा बेटा है जो 17 ईयर ओल्ड है। ओके। और मेरे हस्बैंड है जो बिजनेसमैन है। ओके। 3 मेंबर्स। ओके, ओवरऑल मिला के आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। और जो आपके सन है वो कितने ईयर्स ओल्ड है? 17। यस, 17 ईयर। 17, परफेक्ट। और ज्योति, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ये जर्मनी जाने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि आपको पता है कि आपकी एज तो अब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के लेवल पे है और आपके हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, तो काफ़ी सेटल्ड फैमिली है, तो कुछ भी सोचने की या बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे आप लोगों को पहला ख्याल आया कि जर्मनी जाना चाहिए? और ये बिल्कुल सही कह रहे हो, सेटल्ड फैमिली है जी, लेकिन ये था कि स्टार्ट तो मैंने अपने बेटे से किया था, क्योंकि उसकी जो स्टडी है, फर्दर स्टडी जर्मन में। लेकिन उसके बाद मुझे था कि मैं इसको अकेला नहीं रहने देना चाहती। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी नर्सिंग की, मेरे पास नर्सिंग थी। एग्जैक्टली। मैंने फिर ये स्टार्ट किया कि मैं भी ये करूंगी, तो मैंने वहां से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की। और आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा हुआ कि जब आपने अपने हस्बैंड को स्पेशली बताया कि मैं जर्मनी जाने का सोच रही हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ही इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट। बट अभी वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से नहीं है एक्सेप्टेंस में। जी। यस, वो रिएक्शन अच्छा नहीं था हस्बैंड, लेकिन मेरा बेटा बहुत इस मामले में हाँ, क्योंकि उनको तो एक बेनिफिट मिलेगा, कल को आप भी वहाँ रह सकते हैं और आप अगर जाएंगे तो वैसे पूरी फैमिली को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वो लोग आपके साथ मूव कर सकते हैं, आपके हस्बैंड स्पाउस वीजा पे, और जो बच्चे हैं उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। ओके। और जब आपने अपने हस्बैंड को बताया कि आपको जर्मनी जाना है, चलो ठीक है, एक टाइम के बाद में उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जा सकते हो, तो जो इसमें सबसे बड़ी हर्डल है वो है जर्मन लैंग्वेज। तो जब आपने जर्मन लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट किया तो आपको खुद को भी लगा होगा कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, उस बारे में आपने क्या सोचा? ये सच में बहुत ज्यादा टफ था कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक चीज करना इतने सालों बाद। एग्जैक्टली। खासकर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा एक मेरे लिए टफ था इस चीज को एक्सेप्ट करना। धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया, टाइम के साथ जस्ट होता गया। एग्जैक्टली। क्योंकि देखो, एक इस एज पे आने के बाद में हमें थोड़ा बहुत मेमोरी का भी इशू होता है, साथ में प्रोनाउंसिएशन, आपने बिल्कुल सही बोला है कि बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, टाइम का इशू, अपना मैनेज करना चीजों को बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम्स आई थी, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, वो सबसे बड़ी
और आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे आप जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, कभी गिव अप करने का मन नहीं किया? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है A1 A2 करने के बाद उन्हें लगता है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको भी फील हुआ कि आप जर्मन कर पाओगे, या आपने एक डेयर ले तो लिया इस एज पे आके, बट पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? या फिर किसी चीज ने आपको इंस्पायर किया कि नहीं नहीं कुछ करके दिखाना है? जैसे एक मूवी है इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी की, तो जैसे उसमें वो उन्होंने जो रोल प्ले किया था, तो ऐसा ही कुछ आपको भी डेयरिंग लगा था कि नहीं करना ही है? यस, ये था मेरे पास एक टारगेट था सामने कि यस ये मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए है बेसिकली। तो वो टारगेट मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जब मैंने B1 का एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ऐसा आया जब मैंने, क्योंकि उनका लेवल जो वोकैब का बहुत हाई होता है, हाँ बिल्कुल, मुझे लगा कि यस नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, फिर मैंने अपने आप को, वो टारगेट मेरे सामने आ गया, देन अगेन आई स्टार्ट। सही कह रहे हो आप। B1 में बहुत स्ट्रगलिंग है, और B1 मैं खुद भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि B1 जो लेवल है ना, वो सबसे स्ट्रगलिंग है। यहाँ अगर हम थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे चुके ना तो गए, क्योंकि यहाँ स्ट्रगलिंग फेज हो जाता है। क्योंकि A1 A2 क्या बहुत बेसिक लगता है, स्टूडेंट को लगता है बहुत इजी है ये वो। जैसे B1 आता है तो वोकैब का स्टैंडर्ड एकदम से बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एग्जाम एंड ऑल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपका फर्स्ट क्लास का क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर 20, 25, 30, 35 की एज के होते हैं, बट आपको लगा नहीं कि यार मैं इन बच्चों के बीच में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी, कि ये बहुत फास्ट कैच कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ? ऐसा लगा इसलिए नहीं क्योंकि वो जो था ना, वो जो स्पेस नहीं आता था, और किसी की हाँ वो पता नहीं चला, पता ही नहीं, मेरे को भी काफी टाइम तक पता नहीं था, मेरे को भी काफी टाइम तक नहीं था। हाँ याद हो तो आपने मुझे एक दिन बोला था, मैंने तो सोचा था आपकी एज अब, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे कभी वॉइस से आपके बिल्कुल नहीं लगा था कि एज आपकी इतनी ज्यादा है, डेफिनेटली। और आपका जो स्टडी से रिलेटेड स्केड्यूल क्या था? मतलब आप कितने घंटे डेली स्टडी करते थे? जॉब भी थी स्टार्टिंग, तो आई थिंक आपने जॉब के साथ में ही किया है सब कुछ मैनेज? जी यस, स्टडी का शेड्यूल था कि इसके लिए ना मुझे, जैसे कंफर्ट जोन से बाहर आई थी, तो मेरा टाइम टेबल ये था कि मैं खुद नहीं कर सकती थी कि मैं इतना भी टाइम वेस्ट करूं। टाइम मैनेजमेंट था, इसलिए मुझे ये करना है तो करना ही है, इसको मैं वो नहीं स्किप नहीं कर सकती। तो वो जो एक रिलैक्स लाइफ थी उसको थोड़ा सा मुझे आउट करना पड़ा अपनी लाइफ से, और एक हार्ड वर्किंग मोड में आना पड़ा। एग्जैक्टली, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब ओवरऑल मिला के आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये टाइम देना है। और पता है आज के यूथ के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपके सामने सबको गोल क्लियर है कि मुझे ये करना है, बट वो ये कि उसको कैरी आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि एट द मोमेंट आप उस चीज को कर पा रहे हो या नहीं। तो अभी हम फोकस करेंगे ज्योति की, आपने B2 जो क्लियर किया उससे रिलेवेंट, जो आपका ओवरऑल कितने आवर्स की स्टडी आप करते थे डेली B2 स्पेशली एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, या फिर अपने आप को मान लीजिए 1 महीने 2 महीने पहले आप एग्जाम में, आपको पहले से क्लियर था कि इस मंथ में एग्जाम देना है, तो उस तरीके से आपका स्पीकिंग पे कैसे फोकस करते थे? और आपके मार्क्स भी डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, तो राइटिंग में किस तरीके से आप स्टडी करते थे? डेफिनेटली हमने आपको बहुत अच्छे रेडिमेडल भी दिए हैं, वो सारे भी आपने यूज किए हैं, तो आप उसके बारे में बताइए कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से जर्मन को सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर करने के लिए, स्पेशली B1 या B2 लेवल में कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ताकि सारी चीजें मैनेज भी हो जाए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर भी कर जाओ। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपने टीचर को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जैक्ट, वो सोचते हैं कि वो अपना दिमाग ज्यादा, तो ये तो ऐसे ही है, इनको क्या पता हम किस चीज में गुजर रहे हैं ना। लेकिन मैं जब आप क्लास में कुछ भी चीज बोलते थे ना, तो वो मेरे दिमाग में स्टिक करती थी। वो मतलब धीरे धीरे वो चीज होने लगी। बिल्कुल वो करा कि अपने टाइम को डिवाइड करो, तो वो सर मेरे दिमाग में घुसा, और मैंने अपने टाइम को 4 में डिवाइड किया। सुबह मॉर्निंग में लेजन और ह्योरन, आफ्टरनून में श्राइबल, और नाइट में स्पीकिंग। वो मेरा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल था कि मुझे इसमें करना ही करना है। और बिल्कुल सही है। आपको सर, आपने ही बोला था कि एक आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। मैंने आपको इतना स्ट्रेच किया कि मुझे टारगेट होता था कि मुझे इतने करने हैं तो करने ही है। एग्जैक्टली, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, और वही मेरा कंसिस्टेंसी, मेरा लाइक हार्ड वर्क कह सकते हो, और डिसिप्लिन, वो बहुत जरूरी है सर। एग्जैक्टली, मेरा इसमें आया कि मैंने 4 पार्ट में डिवाइड, मैंने किसी चीज को भी एक दिन स्किप नहीं किया। बहुत ही अच्छी करूंगी नहीं,
नहीं फॉलो कर। बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब अभी जो भी स्टूडेंट्स ये वॉच कर रहे हैं ना, मैं लिटरली चाहे वो मेरी क्लास में हो या बाहर हो, मैं खुद यही एक सजेशन देता हूँ कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करो और अपने आप को स्ट्रेच जरूर करो। कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेसन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या फिर आप राइटिंग को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हर किसी का एक पार्ट है, टाइम है, और उसको पूरे दिन में करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बस सुबह कर लिया या शाम को कर लिया, ओवर हो गया। उसमें स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, पूरे डे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आप नर्वस हुए थे वहाँ, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है मैंने तो बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, मुझे कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसी कॉन्फिडेंट फीलिंग थी आपको कि नहीं मुझे तो एग्ज़ाम क्लियर कर? क्योंकि देखो, किसी ने अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है ना, तो वो कभी भी नर्वस नहीं होता है, उसे पता रहता है कि भाई मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ। तो आपके केस में कैसा रहा? थोड़ा बहुत नर्वस वो तो आ ही जाती है। यस, लेकिन जैसे मेरा स्पीकिंग पहले था, हाँ, तो जब हॉल में बैठे होते हैं, जब तक वो चीज नहीं होती तो तब तक तो वो चीज थी मुझे नर्वसनेस। बट ये था कि आपस में एक दूसरे से बात करी, थोड़ा टॉपिक्स एक दूसरे के किए, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि एक चीज मुझे जो समझ में आई, जो मैंने इंटरव्यू दिया, मतलब वहाँ पे जो मैंने स्पीकिंग करी है, वो बड़ी रिलैक्सिंग थी, बहुत स्टॉप ही ना हो, हाँ, उसी वाली स्पीकिंग हो गई थी। तो उसमें ये था, जो मैंने लर्न किया है कि वो जो टीचर है वो ये बोलते हैं कि फर्स्ट जो टाइल होती है सर, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम दूसरे पर्सन से पूछने के लिए रेडी करने होते हैं। ये चीज मुझे नहीं पता थी, लेकिन यस मैंने वो कर लिया। और बाकी अल्फारूंग और माइनूंग जो मेन होता है, उनके खुद ही हमें गाइड करते हैं कि आपको यही बोलना है और इतना ही बोलना है। एग्जैक्टली। मुझे स्पीकिंग का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा गया। अच्छा। उसके बाद मेरा सेकंड पार्ट लेजन था। लेजन में सर इन्होंने टेल्क पे अभी एक बहुत अच्छी चीज कर दी है, बहुत अच्छी चीज कि आपको फ्री टाइम दे दिया है, फ्री टाइम दे दिया है आपको। 2.5 घंटे का फ्री टाइम है, और उसमें आपकी मर्जी है, आप किसी भी टाइम में अपना जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर सकते हो। एग्जैक्टली। यस, मैंने अपना माइंड सेट करके गई हुई थी कि मेरे को श्राइबन में अपना 1 घंटा रखना अलग से। मैंने उसी हिसाब से अपनी फर्स्ट टाइम की, सेकंड टाइम की, और के लिए मैंने 1 घंटा रखा। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि श्राइबर में हमें सोचना पड़ता है, सोचना सब में पड़ता है, उसमें लिखना भी है, सोचना भी है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मैं ये सबसे यही कहना चाहूंगी, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको फ्री टाइम मिला है, आपको पर्टिकुलर मोड इसके लिए, एक टाइल के लिए कोई आधा घंटा या 1 घंटा नहीं, या नहीं मिले हैं, यूटिलाइज करो कि श्राइबन के लिए अलग से 1 आवर आप रखो। तो ये बहुत अच्छी चीज बिल्कुल जो मुझे लगा। और श्राइबन के लिए आप स्टार्टिंग से काफी मतलब प्रैक्टिस भी आपने बहुत की है, काफी बार आपने अपने राइटिंग जो है चेक करवाए हैं। सर जो मैंने आपसे रेडिमिटल्स लिए थे, मैंने सारे वही रेडिमिटल्स मैंने यूज किए हैं, और आपके मार्क्स भी बहुत हाईएस्ट थे। वो रेडिमिटल्स को अच्छे से यूज करके मैंने प्रैक्टिस करी, और मैंने आपको दिखाया भी था कि प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो मेरे डेली का टारगेट होता कि मुझे इतने लेटर्स डेली लिखने ही लिखने हैं। मैं स्किप नहीं करती थी, तो वो चीज फिर मेरी आगे बढ़ती गई। और दूसरी बात सर, जैसे आपने भी बोला था, ये B2 लेवल है, और B2 लेवल की आपकी जो वोकैब है वो बड़ी उस लेवल की होनी चाहिए। एग्जैक्टली। यस, आपने ये भी बोला था कि जैसे हमें मोस्टली पैसिव ज्यादा यूज करनी है, ग्रामर एक हाई लेवल की करनी है, तो सर वही सब चीजें मैंने राइटिंग में यूज करी। मैंने जैसे अब फर्स्ट एन है, फर्स्ट एन की जगह अब बिग्राइफन आ जाता है। exactly. मैंने वही चीज उसको एक लेवल अप करके करा, जैसे बेकोमन की जगह एरहाल्टन की जगह ज़ूदेन यूज किया। एग्जैक्टली। लेवल यूज किया, तो जो मेरे को लग रहा है बेनिफिशियल रहा। और यही सक्सेस का सीक्रेट भी है। जर्मन जो B2 या C1 लेवल होता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना ही होता है। और देखो, स्पीकिंग का मैं खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर उस बैच का शेयर करूं, तो यहाँ पे ज्योति काफ़ी एक्टिव थे, और जब मुझे बाद में पता चला कि इसीलिए तो एज का मुझे पता चला, तो सरप्राइज था कि आप इस एज पे आके भी बिल्कुल नर्वस नहीं होते, और साथ में पार्टिसिपेशन। और मुझे भी देखो तभी मजा आता है एक टीचर को, जब सभी स्टूडेंट्स टेक पार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार स्टूडेंट को बोलना पड़ रहा है कि अब आपका टर्न है या आप कुछ बोलो, क्योंकि लैंग्वेज में ज्योति आपको ही पता है या सभी स्टूडेंट्स को कि एट द एंड तो स्पीकिंग ही मैटर करती है। आप जब इंटरव्यू देते हो या जर्मनी पहुंच भी जाओगे, तो स्पीकिंग ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। बिल्कुल सही है। और जब जी आपको बहुत तंग किया है, क्वेश्चंस मेरे ही बिल्कुल क्वेश्चंस पूछती, बिल्कुल नहीं, उसी का नतीजा है आज
उसी का नतीजा है कि आज आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में पास भी हुए और आपकी जर्नी भी सक्सेसफुल हो रही है एज ए नर्स इन जर्मनी। और देखो, जब स्टूडेंट एक्टिव होता है ना, तो टीचर को भी उसी बैच के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है। सभी स्टूडेंट्स अगर एक्टिव है, स्पीकिंग कर रहे हैं, और सबसे मैं अगर लिटरली मेरा बताऊँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है ना, वो स्पीकिंग में ही आता है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। और आज के टाइम आपने देखा होगा दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्पीकिंग ना के बराबर हो रही है। बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे, बस एक ग्रामर के टॉपिक समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बस खत्म हो रहा है। तो उसी वजह से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आउटपुट नहीं निकल के आ पाता है एट द एंड। और इसी वजह से चाहे स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर ले तो भी उसको एट द एंड तक ये फील होता रहता है कि यार मैं स्पीकिंग तो अभी नहीं कर पा रहा। आपका ज्योति सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा आपको जो आपने एग्जाम दिया? उनमें आपको पहले क्या लग रहा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे लेजन या स्नैपबाउस्टैन है कुछ? मुझे जो सबसे ज्यादा टफ जो लग रहा था सर, सेकंड टेस्ट जो स्टार्ट की थी ना, वो लग रही थी। वो थोड़ा सा हम सोचते भी नहीं है कि ये चीज होती है, बट वो चीज होती है ना। एग्जैक्टली वो चीज मुझे थोड़ा सा था, और आपने भी ये चीज हमें बोली थी कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो चीज मैंने करी, लेकिन टफ था। एक गाइडेंस के साथ, आप लोगों की आपकी गाइडेंस के साथ, तो उसमें मेरे को ये चीज इजी हो गया। बिल्कुल टफेस्ट पार्ट आई थिंक। बिल्कुल टफ होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टाइल में तो क्या 3 ऑप्शंस रहते हैं, तो आप इजीली यू कैन रिलेट। बट यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं और क्वेश्चंस कम हैं, तो मिक्स होते हैं। एग्जैक्टली मिक्स रहते हैं। और ज्योति, आप जर्मन सीखने वाले यूथ को, और या जो भी एज, हालांकि मैं रिकमेंड उन स्टूडेंट्स को तो नहीं करूंगा जिनकी एज अभी 45 हो गई है या 50 हो गई है, क्योंकि बहुत रेयरली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जर्मनी जाने की इस एज पे आने के बाद में। क्योंकि देखो, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर अब आप जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थे तो डेफिनेटली एक बहुत हाई पोस्ट है, उस पर आपने वर्क किया है और आपकी स्किल भी मैटर करती है। आपने जर्मन भी बहुत अच्छे से आप जानते हो, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट या फिर एक एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं। कहीं इससे सभी स्टूडेंट्स वो इंस्पायर मत नहीं हो जाए कि जिनकी एज 40 है, 45 है, 50 है, तो वो भी सोचे कि जा सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है इस एज पे जाना, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से भी। तो आप जर्मन ओवरऑल जो जर्मन सीखने वाले हैं उनके लिए एक गोल्डन टिप क्या देना चाहोगे? गोल्डन टिप यही है कि कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। और दूसरा, एक टीचर को फॉलो करना जरूर है, बिकॉज हम सोचते हैं कि हमारा अपना भी दिमाग है, ये तो इनको पता ही नहीं कि हम किस सिचुएशन वो रहते हैं। वो जो टीचर होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है। कि कब स्टूडेंट को हमें बेबी स्टेप देना है, कब स्टूडेंट को हमें चलाना है, कब हमें बुलाना है। वो चीज उनको अच्छे से पता होती है। तो आई थिंक वो जो एक टिप्स होते हैं उनके, वो आपको फॉलो करने चाहिए। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सोचो कि जी मैं कैजुअल वे में होके मैं एक वो कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा सर। आपको ये कंसिस्टेंस, हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट टीचर को फॉलो करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जर्मनी जाने का सपना है, तो उनको ज्योति मैम का यही एक मैसेज है कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी, टीचर को फॉलो करना, टाइम मैनेजमेंट एक टाइम के लिए तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ओके ज्योति। एंड ज्योति, राजवीर सर के लिए आप क्या कहोगे इन वन वर्ड? बस बहुत, क्योंकि जो मैंने उसमें फॉलो किया अपनी में सर, जब मैंने आपकी फर्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट करी थी ना, जी मेरे लिए ये था कि बहुत फास्ट, मतलब एक दिन में आप सोचो 12-14 टॉपिक्स ग्रामर के करवा रहे थे, रिवीजन करवा देते हैं। मैंने सोचा ये इतनी जल्दी इतना कैसे, मतलब सर मुझे उस टाइम ये चीज बड़ी वो लगा, सच बताऊं। लेकिन सर इससे मेरे को, आप सोचोगे मेरे को इतना, मतलब कहते हैं ना कि अब हमें ब्रेन को जैसा बनाएंगे वैसा हो जाएगा। इससे मुझे एक चीज सीखने को मिली, मुझे अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करना है कि मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कर सकूं। एग्जैक्टली। कम टाइम कि मैं रिवाइज कर सकूं। सर वो धीरे धीरे मेरे को इतना होता गया कि मैंने उसको अपनी प्रिपरेशन में उतार लिया, और मैं एक दिन में 10-10 टॉपिक स्पीकिंग पे करते थे। तो टॉपिक्स में उसके बताऊं, ये चीज मैंने आपसे सीखी है। एग्जैक्टली। कंफर्ट जोन से बाहर जो स्ट्रेच है, मैं
प्रोफेशनल जी, राजवीर सर। थैंक यू। ये चीज सच में सर मैं इतना मतलब हुई ना इस चीज से कि वो चीज को मैंने अपने प्रिपरेशन में भी वो करा कि मैंने टारगेट बना लिया। एक दिन में मुझे जैसे होता ना आप ग्रामर के 10 टॉपिक करवाते थे, क्योंकि वो रेंग के चलने से कोई फायदा नहीं, वो कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को भगाना पड़ेगा। ये अच्छे से पता होता है कि ये B2 है और एग्जैक्टली चल नहीं सकती। अभी को ये अच्छे से पता होता है। इसीलिए देखो आपका, मैंने खुद ने भी देखा कि आपका इश्फाक बायोस्टाइन है, ऑलमोस्ट सारे फुल मार्क्स हैं आपके लगभग है ना। तो ये पता है अगर आप टेल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ आपको पता है कि A1 से लेके B2 तक की पूरी ग्रामर आ जाती है। अब अगर हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे ना, तो पता चला हमें 4 महीने लग गए। ये पता है क्या होता है, जैसे रिलेटिव्स आर्ट्स है या फिर हमारे पासिव है, तो इनमें सब में क्या रहता है कि आप, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहता है कि स्टूडेंट्स को पहले करवा दिया, फिर उसके बाद में जितना ज्यादा रिवीजन करवा सकते हैं उतना फास्ट करवाओ। रिवीजन बहुत फास्ट होना चाहिए। और मेरी एक खुद की एक अप्रोच है ये कि हम थोड़ा थोड़ा करके है ना, हर किसी का एक वैरायटी लो। जैसे आप कभी कुछ खाना खाने जाते हो तो थोड़ा थोड़ा अगर हर चीज का टेस्ट लेते हो तो एक अलग होता है, और एक आपको डेली एक ही चीज दें तो कैसा होगा। तो इसीलिए क्या, थोड़ी कम एक्सरसाइजेस करो। जैसे आज आप पैसिव कर रहे हो, तो ये नहीं कि पूरा दिन 2 घंटे तक पैसिव को ही लेके बैठ गए। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप 10 एक्सरसाइज पैसिव की करो, फिर आप कॉग्निटिव स्वाई भी करो, फिर आप और अदर थिंग्स है उनको भी करो, रिलेटिव्स आर्ट्स भी करो। ऐसे करके एक बंच होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि B1 में कर चुके हो, अब B2 में भी कर चुके हो। तो अब एक एक टॉपिक को मत घींच के लेके जाओ कि आपने 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ रिलेटिव्स आर्ट्स में लगा दिया और आप एकदम परफेक्ट बन रहे हो। परफेक्ट आप 10 एक्सरसाइजेस से भी कर सकते हो। ये चीज मैंने आपकी फॉलो करी, आप बिलीव करोगे। हाँ, ये जो मैंने इकट्ठा इतना किया, तो मैं एक दिन में हो गई थी कि एक दिन में सर मैं लेजन के ना 3 लेजन कर लेता। अच्छा, वाह। ये पता है लेजन से ही सबसे ज्यादा बच्चे डरे हुए रहते हैं, क्योंकि लेजन बहुत टाइम कंज्यूमिंग सा लगता है। जैसे आपको वोकैब, मेरे को आज भी याद है, आप मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने लेजन आपको करवाना स्टार्ट किया था, आपने मुझे कॉल भी किया था, कनेक्ट किया था हमने, तो आपने मुझे बताया था कि सर एक लेजन को करने में 1-1 2-2 घंटे लग रहे हैं, याद है आपको। और फिर मैंने आपको क्या बोला था कि यू आर डूइंग जस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आपने 15-20 दिन बाद में हमारी वापस कनेक्ट हुए थे हम, तो आपने बोला था कि सर अब वोकैब ऐसी आ रही है कि ऑलमोस्ट आई नो, कि सेम आने लग गई। तो ये क्या स्टूडेंट्स की रहती है कि जब हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तो ये मैं पर्सनली भी स्टूडेंट्स को एक सजेशन दूंगा कि किसी भी चीज को आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन लगता है। उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है ना, तो आप देखोगे कि B2 का जो फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड था, वो एंड में भी जो वोकैब का स्टैंडर्ड है या फिर कॉन्टेक्स्ट है वो सेम सा चल रहा है। आपने मान लीजिए 10 मॉडल पेपर्स कर लिए, तो उसमें आपको बहुत टाइम कंजम्पशन लगेगा, पर वो जो वोकैब बनेगी ना, अब जब आप 11th करोगे तो वो बहुत इजी लगने लगेगा। आपको लगेगा ऑलमोस्ट 60-70% जो वोकैब आ रही है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सारी चीजें रहती है। ये मुझे याद है कि आपके साथ में ये होने लग गया था कि जहाँ 1 घंटा लग रहा था वो आप 15 मिनट 20 मिनट में आप कर पा रहे थे, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज्यादा दे दिया। यस ज्योति, आपका डेफिशिएंट बेसाइड भी आने वाला है, और मैं रियली प्रे करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप जर्मनी पहुंचे, और जर्मनी पहुंचने के बाद में वहां पहुंच के भी आप ये नहीं कि ये जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं आप उन्हीं को इंस्पायर करें। इन फ्यूचर आप जर्मनी पहुंचने के बाद में भी वहां से भी कंटेंट डालें, क्योंकि इस एज पे मैंने कभी अभी तक किसी को भी नहीं देखा है जो इस एज पे आके और जर्मनी गए हैं। हालांकि देखो जो यूथ है वो तो जाता ही है, उनके पास तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज ऑल द टाइम अवेलेबल है, बट आपने इस टाइम पे आके आपकी फैमिली डेफिनेटली वेल सेटल्ड है, आपको जरूरत भी नहीं है जर्मनी जाने की, बट फिर भी आपने अपने बच्चे के फ्यूचर को देख के, और थोड़ा बहुत रहता है कि आपके हस्बैंड है वो भी कभी रिटायर होंगे तो इन फ्यूचर जर्मनी में सेटल हो सकते हैं, अच्छी कंट्री है। आप लोग भी एक पीसफुल इंडिया में भी है, बट वहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलेगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। तो मैं रियली प्रे करूंगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल जर्मनी पहुंचे, वहाँ से भी आप अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे भी आएंगे, और कभी आएंगे तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो टेल टू स्टूडेंट्स की यू फॉलो हर। तो आप जेन्युइन, जो ऐसा नहीं जो यूथ आज के टाइम कर रहा है, जो वीडियोस बना रहे हैं लोगों को मतलब गुमराह भी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो रियलिटी है आप वहाँ जाके स्टूडेंट्स को शेयर करें कि कैसी वहाँ की लाइफस्टाइल है, कितना आपकी सेविंग हो पाती है, और कैसा आप यहाँ पे आके
वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ का कैसा है, क्योंकि देखो एक इस एज पे आने के बाद में इंसान क्या बहुत मैच्योर हो जाता है, उसे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं ये झूठ बोल के मैं ऐसे ये व्यूज लूं या मैं पैसे कमाऊं। ये आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस लेवल पे आके ये कुछ सोचते होंगे, क्योंकि आप पैसे भी कमा चुके हो, आप अपना करियर भी देख चुके हो पूरा, और अपने बच्चे का भी करियर डेफिनेटली सेटल ही है, एक बच्चा है आपका। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको आपके थ्रू हमें और दूसरे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगी। तो आई विश यू लाइक कि आपका जल्दी से जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एंड वन डे फ्रॉम जर्मनी वी विल हैव लाइक ए गुड कॉन्वर्सेशन विथ यू, देन आप भी अपने लेवल पे भी सभी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेंगे जी। ओके, थैंक यू वेरी मच ज्योति फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।